नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की जो पीछे की परीक्षा थी, पीछे इसके आवेदन लिए गए थे और ये परीक्षा एक बार हो चुकी है, कैंसिल हुई और उसके बाद री एग्जाम होने वाला है। तो उसमें हम सामान्य हिंदी को कवर करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ सिलेबस के अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग वीडियोज आपको मिलेंगे। पूरी वीडियो श्रृंखला है। पहला लेक्चर ये संज्ञा से संबंधित था, इसमें हमने संज्ञा पर विस्तार से चर्चा की थी। आपको याद होगा तो पीछे के वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे सर्वनाम को, यानी प्रोनाउन, और संज्ञा का स्थान लेने वाले ये शब्द होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना आवश्यक है। सामान्य परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और ये सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, वह, कोई, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है और ऐसे बहुत सारे हैं, सिर्फ इतने ही नहीं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम, सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम, आप जान ही रहे हैं। तो नाम को आप जानते ही हैं कि जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा की वैरायटी में आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत उसको वर्गीकृत किया जाता है। अब सबका नाम है यानी सभी संज्ञाओं में एक समान रूप से इस्तेमाल होते हैं। वही चीज़ यहाँ कही गई कि जो शब्द सबके नामों के स्थान पर इस्तेमाल हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पे लड़का, लड़की, कमरा इत्यादि सभी संज्ञाओं के लिए वो काम करते हैं, मल्टीपर्पज़ होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सर्वनाम, सबका नाम। और यहाँ सर्वनामों के प्रयोग से भाषा अच्छी हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पे अभी हम देखेंगे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए सर्वनाम का। सुंदर हो जाती है, सहज हो जाती है और सुविधाजनक हो जाती है, ठीक। और साथ ही इसमें कहा गया कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचा जा सकता है। वाक्य जब हम रचते हैं तो उसमें एक ही संज्ञा के बार बार इस्तेमाल की नौबत आती है, एक से ज़्यादा बार। अगर हम नहीं करते हैं तो वाक्य पूरा बन नहीं पाएगा। तो संज्ञा को अगर हम बार बार रिपीट करें तो देखने में बड़ा ही भद्दा दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, लक्ष्मीबाई युद्ध कौशल में निपुण थी, लक्ष्मीबाई ग्वालियर तक पहुंची अंग्रेजों से लोहा लेते हुए और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई। अब ये इसमें आप देखें, लक्ष्मीबाई, 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 ये जो शब्द है ये संज्ञा है और पुनरुक्ति इसकी हो रही है, यानी बार बार ये रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वे अंग्रेजों से निरंतर या जीवन पर्यंत लोहा लेती रहीं, ग्वालियर तक उन्होंने धावा बोला और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई या वीर गति उन्हें प्राप्त हुई, ऐसे आप लिख सकते हैं। और भी कई सारी संरचनाएं हो सकती हैं। तो वाक्य की संरचना हम यहाँ नहीं कर रहे थे, हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि संज्ञा जो रिपीट हो रही है उसको हम कैसे हटा के उसकी जगह पे सर्वनाम का इस्तेमाल करें। तो उनको वीर गति प्राप्त हुई, अब उनको क्या है, ये सर्वनाम है। तो आप देख रहे हैं संज्ञा के स्थान पे हमने इस्तेमाल किया और वाक्य सुंदर हो गया। तो सर्वनाम ऐसे ही होते हैं। संज्ञा को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो वाक्य भद्दा हो जाएगा। संज्ञा को एक बार लिखा या आवश्यकता हुई तो 2 बार भी लिखा जा सकता है, हालांकि इतना लंबा कोई वाक्य नहीं होता है। और अन्य स्थानों पर उसी की जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल कर लिया, ये इनका उपयोग है। तो निश्चित तौर पर ये समान रूप से उपयोगी है। सर्वनाम के प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। हिंदी में या हिंदी व्याकरण में इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक। इसमें क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, इतने सारे सर्वनाम हैं। यानी सर्वनाम को अगर देखा जाए तो ये 6 भाई हैं। अब पुरुषवाचक जो होता है इसमें उत्तम पुरुष भी हो सकता है। पुरुष के जो 3 प्रकार हैं इसमें उत्तम पुरुष यानी मैं, मध्यम पुरुष, यहाँ मध्यम मध्यम 2 बार लिखा है, एक बार काट दीजिए। अच्छा, मध्यम पुरुष यानी तुम और अन्य पुरुष यानी वह, थर्ड पर्सन जो आप कहते हैं ना, तो वो कौन है इसमें, अन्य पुरुष है यानी वह। तो ये सब जो इस तरह के सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में डाले जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे वहाँ गए, यह आए, यहाँ आओ, ऐसा, ठीक है। तो ये निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक में आप अनिश्चित हैं, आपके पास ये जानकारी नहीं है कि वो चीज़ सच में है, कितनी है, क्या है, ये सब चीज़ें आप नहीं जानते। तो कोई कुछ मतलब कोई आया था, अब उस जो आया था उसके बारे में आप नहीं जानते, तो ना तो आप उसका नाम बता सकते हैं, या तो आप कहें कि कोई मनुष्य आया था तो अलग बात है, लेकिन ये सुनने में भी अटपटा लगेगा। तो कोई आया था, अब यहाँ कोई शब्द जो है वो है तो सर्वनाम उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो कि उसका मूल नाम नहीं है। मूल नाम होता तो संज्ञा होती, जैसे रमेश आया था, ठीक, और उसकी जगह आप रमेश को नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे कोई आया था। तो कोई क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वैसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम, दरवाजे पर बेल बजी, आपने कुरियर बॉय को देखा, आपने डिलीवरी रिसीव की और उसके बाद किचन से आपकी मम्मी बोले कि कौन आया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो कुरियर वाला है या क्या है, तो वो आपसे जानकारी चाहती हैं। तो यहाँ जो सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है वो है कौन या फिर क्या लिया, ऐसे। तो जानकारी है नहीं, आप प्रश्न पूछकर उसका उत्तर जानना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जो सर्वनाम आपने इस्तेमाल किया वो प्रश्नवाचक है।
संबंधवाचक में जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा आपने संबंध जोड़ दिया दोनों का, जो होगा उसको आप देखेंगे, दोनों संबंधित हो गए, तो इस तरह का जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक। और निजवाचक में आप खुद के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप, अपना काम आप करना चाहिए, खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ आप खुद के लिए उन शब्दों का यानी स्वयं के लिए निजी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए इसका नाम है निजवाचक। तो ये तो इसकी एक रफ डिफिनीशन हो गई जो कि यहाँ से दी जा सकती थी, विस्तार से देखेंगे ही। तो पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन है यानी पुरुषवाचक। इसमें आप देखिए परिभाषा, इसको छोटा कर लिया जाए, अब दिख रहा है, ठीक, ये पूरा पेज दिखाई दे रहा है। वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए जाने जाने वाले कथन, ध्यान से देखिएगा, वक्ता भी हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है, यानी बोलने वाला भी हो सकता है, सुनने वाला भी हो सकता है, या कोई भी और भी हो सकता है, सिर्फ बोलने और सुनने वाला नहीं, उसके आसपास कोई भी है तो उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो कथन है, कथन का यहाँ पे पुरुष से तात्पर्य है, तो उसके लिए जिन सर्वनामों का इस्तेमाल होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 बेटे हैं। अब 3 बेटे कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आप देखते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये 3 बिरादरी, जो उत्तम पुरुष है इसको आप देखिए, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को सबसे अंतिम में देखेंगे जो कि थर्ड पर्सन है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या सीधे सीधे आप इसे उत्तम पुरुष सर्वनाम भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, इसमें इन सर्वनामों का प्रयोग कहाँ होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बोलने वाले यानी जो वक्ता होता है या लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, तो लेखक भी क्या है, वो अपने मन के विचारों को बोल नहीं रहा है लेकिन अभिव्यक्त कर रहा है, तो उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। मतलब बोलने वाला व्यक्ति या लिखने वाला लेखक अपने लिए इनका प्रयोग करता है, तो ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद के लिए इस्तेमाल आप कर रहे हैं, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, हमारा, हमको, ये सब उत्तम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग आप देखें, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं अपने स्कूल गया था, यहाँ आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं और आप एक व्यक्ति हैं, ठीक। तो ऐसे में ये पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वैसे ही हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, हम जो है वो समूह का प्रतीक है, लेकिन यहाँ हम अपनी ही बात कर रहे हैं, मतलब अपने लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वैसे ही इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं, अगर हम ये कहें कि इस विषय में उनका बोलना ठीक नहीं है तो मामला बदल जाएगा, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है, यानी हम अपने काम से काम रख रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, ये उत्तम पुरुष में ही आएगा, फर्स्ट पर्सन में ही देखा जाएगा। इसके बाद जो दूसरी वेराइटी आती है वो है सेकंड पर्सन वाली। अब इसमें क्या होता है कि वक्ता या लेखक, सुनने वाले यानी श्रोता या पढ़ने वाले, लेखक है तो पढ़ने वाले के लिए और वक्ता है तो सुनने वाले यानी श्रोता के लिए, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब कथन में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे कि तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, इस तरह के, ये सब क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि तू बहुत अच्छा लिखती है, हम लोग ऐसे अपनेपन में कह देते हैं, कोई लड़की है और अच्छा लिख पाती है, मतलब अच्छी लेखनी उसकी है, राइटिंग से नहीं मतलब है, उसके विचार अच्छे हैं जिनको कि वो कागज़ पे अभिव्यक्त कर रही है, तो आप कहेंगे तू बहुत अच्छा लिखती है या तुम बहुत अच्छा लिखती हो, सभ्य तरीके से। तो ये तू या तुम क्या है, आप उस सामने वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपकी तारीफ को सुन रहा है, मतलब आपके द्वारा की गई तारीफ को सुन रहा है, तो वो क्या है, मध्यम पुरुष और मतलब सेकंड पर्सन है, और उसके लिए जो आपने सर्वनाम इस्तेमाल किया तो ये बन गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसा बहुत सारा है, मतलब यहाँ वाक्य दिया हुआ है, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, एक व्यक्ति को आप सामने देख रहे हैं और उससे आमने सामने बोल रहे हैं कि तुमको गुरुजी ने बुलाया है, जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा, ऐसा। तो ऐसा हुआ तो वो सामने वाला क्या है, वो सेकंड पर्सन है, मतलब दूसरा व्यक्ति है, मध्यम पुरुष है। तो ये आपने देखा, वाक्य में आपने प्रयोग किया, वो सर्वनाम हो गया, मतलब तुम्हें शब्द जो है वो सर्वनाम है। आप सबके लिए पूजनीय है, मतलब किसी गणमान्य व्यक्ति के सामने आप खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि आप तो सबके लिए पूजनीय हैं, तो आप यानी सामने वाला व्यक्ति, वो आपकी बात को सुन रहा है, ठीक। तो वो क्या है, यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, मतलब उसके लिए जो संबोधन आप इस्तेमाल करेंगे, पहले अपने देखो, सामने वाले से आप कहेंगे कि पहले अपने देखो, मेरे फटे में टांग मत अड़ाओ, ऐसा। तो आप सामने वाले से ही बात कर रहे हैं, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आमने सामने चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष वाला ही संबंध बनेगा, और इसमें जो अपने शब्द है उसके लिए आप जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको लिखेंगे। इसके बाद बात आती है तीसरे नंबर पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है, इनका प्रयोग वक्ता या लेखक दोनों हो सकते हैं, मतलब बोलने वाला या लिखने वाला, इसके अलावा पढ़ने वाला या सुनने वाला, इनके अलावा, मतलब इन चारों को अगर बाहर कर दें तो इनके अलावा जितनी भी चीज़ों का उल्लेख हो रहा है और वो सर्वनाम शब्दों के द्वारा उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब उनके बारे में परिचय दिया जा रहा है, तो वो सब किस में आएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में देखे जाएंगे। जैसे उनका, उसका, यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे शब्द हैं जिनसे कि आप पहचान सकते हैं, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, ये सब बहुत सारे हैं, तो ये आपके अन्य पुरुष में आएंगे। जैसे वह रोते रोते सो गई, आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, सेकंड पर्सन है, आप जो है वो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आप बात किसी तीसरे के बारे में कर रहे हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं है,
लेकिन आप उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि वह रोते रोते सो गई और मैं कुछ नहीं कर सका। ठीक, तो ये जो वह है, वह शब्द जो आपने यहाँ एक लड़की के लिए इस्तेमाल किया है, वो असल में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे ही इसमें उसको बुलाकर समझाओ, वो बिगड़ता जा रहा है, उसको बुलाकर समझाओ, तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये उसको शब्द जो है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वैसे ही और भी है, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसने जो भूल की थी उस पर वो पछता रहा है, तो आप किसी अन्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। अब यहाँ ये बताया गया कि हिंदी में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आपका भी शब्द इस्तेमाल होता है। अब आपका शब्द इस्तेमाल होता है तो ये कैसे हो सकता है? वैसे तो आपने देखा है कि ये पीछे जो बाकी कैटेगरी है उसमें भी शामिल था, लेकिन उदाहरण के तौर पे आपने लोगों की बहुत सेवा की है। जैसे आप एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, वो आपके सामने बैठा है और आप किसी अन्य से बात कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है सरल। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो सामने बैठा है, वो बहुत प्रतिष्ठित है, और आप कोई एक और व्यक्ति बैठा है उससे चर्चा कर रहे हैं और उस सामने बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो आप, चूंकि वो सामने बैठा हुआ है, वो भी मौजूद है वहाँ पे, ऐसा तभी होता है जब अन्य पुरुष भी मौजूद होता है, लेकिन उससे आप सीधे सीधे कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आप सामने वाला जो श्रोता है उससे वक्ता बन के बोल रहे हैं कि आप, यानी जो सामने बैठा गणमान्य व्यक्ति है, वो बहुत ही प्रतिष्ठित है, ऐसे। ठीक है, आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, आप पहुँचे हुए लेखक हैं, आप पहुँचे हुए वक्ता हैं, ऐसे। तो आप तारीफ कर रहे हैं, तो वो वहाँ मौजूद तो है, लेकिन आप उससे सीधा वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है, और ऐसी ही कंडीशन में आपका संबोधन यहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये एक बारीक अंतर है जिसको कि आप देखें। इसके बाद आप देखें निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या चीज़ है। इसमें आप निश्चय करते हैं, कैसे निश्चय करते हैं? जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती, मतलब वो दूर हो या फिर निकट हो, व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या निश्चित घटना अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें निश्चय होता है, मतलब हमें ये पता होता है कि हमें क्या जानना है या किस चीज़ की आवश्यकता है। वो दूर भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई अन्य जीव भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, यह कौन है? यह तो श्याम है। इसमें प्रश्न तो पूछा गया, यह कौन है? यह तो श्याम है। मतलब आप उत्तर पाने की इच्छा से नहीं बोल रहे थे, आप कहेंगे अरे यह कौन है, ये वस्तु कौन है, ये तो लकड़ी है, ये तो श्याम है। मतलब आपको पता है, आप निश्चित हैं उस बारे में कि ये चीज़ वही है। ठीक है, तो इसमें यह जो है वो संकेत है कि यह कौन है, पहचानो, देखो श्याम है। छोटे बच्चों को लोग ऐसे ही करते हैं, वो उंगली दिखाएंगे कि देखो बेटा वो क्या है, वो क्या है, छिपकली है। तो आपको तो पता ही है कि वो छिपकली है, वो बच्चे को आप बता रहे हैं ना, तो आप खुद भी निश्चित हैं। तो इसीलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बच्चे भले ही उसको सीख कर पूछने लगे बार बार कि ये क्या है, ये क्या है, तो आपको आप बता कर परेशान हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें आप निश्चित होते हैं। जैसे ये रहे वे मैं जिन्हें ढूंढ रहा था, अरे आप तो वही हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, यानी उस वही व्यक्ति को आप पहचानते हैं, उस पर जोर दे के बोलते हैं। वैसे ही गीता का घर वह है, मतलब आपको पता है कि वो वाला जो घर है पीले रंग से रंगा हुआ 2 मंजिला, वो गीता का घर है। और वह जो बैठी हैं वो अध्यापिकाएं हैं, आपको पता है कि उनका प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है और वो महिलाएं हैं, वो साथ में बैठी हैं, आप उन्हें पहचानते हैं। तो आप इंगित करके कहेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम की मुद्रा में, मतलब निश्चित भाव से कि वो अध्यापिकाएं हैं। तो इस तरह का निश्चय आपके अंदर होता है। पहचानना आसान है, वाक्य अगर आप ध्यान से देखें तो आराम से पकड़ में आ जाएगा। और इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे, ये सब इस्तेमाल होते हैं। तो पहचानने के लिए इन शब्दों को आधार कभी मत बनाइएगा, आप सिर्फ उसकी गुणवत्ता देखिए, उसकी जो प्रवृत्ति है उसको पहचानिए। निश्चय का भाव अगर आपको वाक्य में दिख रहा है तो आप बिना संकोच के उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में लगा देंगे। और ये जो सर्वनाम होते हैं ये दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, समीपवर्ती, मतलब वो संज्ञा यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास भी हो सकता है, नज़दीक भी हो सकता है। यह पुस्तक जो मेज पर रखी है ये गणित की है, तो आप निश्चित हैं कि वो पुस्तक जो है असल में पुस्तक संज्ञा है, और उसके लिए आपने यह वह यहाँ पे जो इस्तेमाल किया तो वो निश्चयवाचक है। आपको मालूम है कि वो गणित की ही किताब है, आपने उसे इससे पहले देखा है, तो यहाँ आप निश्चयवाचक सर्वनाम। वह जो दूर पेड़ है वह नीम का पेड़ है, ऐसे आपने बोला, वो दूर है, दूरवर्ती है, लेकिन आपको पता है कि वो नीम का पेड़ है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में यानी उस संज्ञा के बारे में पता नहीं होता, ठीक से नहीं मालूम होता, संशय की स्थिति होती है, तो उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं वह निश्चयवाचक की तो परिभाषा है, घिसी हुई परिभाषा है। जैसे कोई, किसी, कुछ, सजीव प्राणियों के लिए कोई और किसी, निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ, ऐसे जो शब्द हैं वो इस सर्वनाम में आमतौर पर प्रयोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर दरवाजे पर घंटी बजी और आपने अंदाजा लगाया कि शायद बाहर कोई आया है, मतलब आप ये तो जानते हैं कि बाहर कोई है, लेकिन वो कौन है ये आपको नहीं पता, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तभी मालूम होगा।
ठीक है। तो यहाँ जो आपने किया कि कोई आया है, तो कोई जो संबोधन है वो किसी व्यक्ति के लिए है, यानी किसी संज्ञा के लिए है, लेकिन ये कोई उस संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है, इसमें आप निश्चित तो है नहीं कि वो व्यक्ति कौन है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऐसे पहचाना जाता है। ऐसे ही और भी है, यहाँ उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति से, मतलब ये व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है, वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि किसी से कुछ वस्तु मत लो, ठीक है। या इसको ऐसे पढ़िए, इसमें कोष्ठक वाले जो शब्द हैं उनको बाहर कर दीजिए, इसको हटा दीजिए पहले। अब देखिए वाक्य क्या है, किसी से कुछ मत लो। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं जब बाहर निकलने लगते हैं तो माता पिता सिखाते हैं किसी से कुछ लेना मत, मतलब वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है तो मत लेना। तो यहाँ किसी का तात्पर्य है किसी व्यक्ति से। अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कहने का मतलब महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो उस व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं हैं, आपने कह दिया अनिश्चयवाचक स्थिति में कि किसी से कुछ मत लेना। अब कुछ में वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एक बिस्कुट भी हो सकता है और एक जहरीला बिस्कुट भी हो सकता है ना। ट्रेन में किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, या सार्वजनिक स्थानों पर किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, तो आप जहर खुरानी का शिकार हो सकते हैं, ये सब बातें हैं ना। तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप श्योर नहीं हैं, और श्योर नहीं है तो उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उस चीज़ के लिए, यानी उस वस्तु के लिए जिस सर्वनाम का या जिस संबोधन का हमने इस्तेमाल किया वो असल में अनिश्चय की स्थिति में है, यानी आप कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, जीवित रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। अब क्या खाना पड़ेगा, वो दाल भात हो सकता है, रोटी सब्जी हो सकती है, मैगी नूडल हो सकता है, या समोसे हो सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन आप हैं तो मटन और बिरयानी हो सकती है। तो क्या खाएंगे आप, ये अलग बात है। या फल का रस पीकर आप सन्यासी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ में बहुत कुछ आ सकता है। तो ये निर्जीव चीज़ थी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये खाना जो है ये जीवित चीज़ तो है नहीं, तो ये निर्जीव चीज़ है, तो इसके लिए हमने कुछ का इस्तेमाल किया। तो निर्जीव वस्तु होती है तो आमतौर पे जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें कुछ ये जो संबोधन है इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है। सर्वनाम वही है, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ भी उनकी वही भूमिका है, लेकिन प्रश्न का भाव होता है। जैसे इसमें शब्द भी आप याद रख सकते हैं, क्या, किसे, किसने, पहचानना आसान है। अब यहाँ आप देखें, कवियों को किसने आमंत्रित किया था, मतलब आप घर में कभी सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर लिए, घर वालों को मालूम नहीं, कभी आए और अपना मुशायरा सुनाए और चले गए। उसके बाद आपके पिताजी आपसे क्रोधित होकर पूछ रहे हैं कि इन्हें किसने बुलाया था, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। हालांकि वो सांकेतिक तौर पे जानते हैं कि ये आप ही की कारस्तानी, लेकिन वो नाराजगी व्यक्त करने का ये तरीका ढूंढ रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रश्न पूछने का भाव है। तो किसने आमंत्रित किया था, अब ये किसने में प्रश्न का भाव दिखा, और ये कवियों के लिए, कवियों को बुलाने वाले व्यक्ति के लिए, मतलब उस व्यक्ति अर्थात उस संज्ञा के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है किसने, तो इसलिए ये सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है। प्रश्न का भाव इसमें है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे पहचानते। बाजार जाने के लिए किसे कहूँ, खुद ही जाना पड़ेगा। खींच कर आप कहते हैं जब आपकी कोई बात नहीं सुनता कि ये सामान चाहिए, अब किससे कहूँ बाजार जाने के लिए, तो ये जो किससे या किसे है ये असल में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और बाहर कौन आया है, आपकी माताजी जो है वो रसोई में काम कर रही हैं और आप बाहर हैं, तो कहेंगे कि कान खोल कर सुनो, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, देखो कौन आया है। तो अब कौन में वो प्रश्न का भाव छिपा है, वो भी जानना चाहती है कि कौन आया है और आप भी जानना चाहते हैं। तो वहाँ जो सर्वनाम उस व्यक्ति के लिए, मतलब उस व्यक्ति रूपी संज्ञा के लिए इस्तेमाल हुआ वो कौन है। ऐसे ही आप चाय के साथ क्या लेंगे, ठीक है, मतलब क्या लेंगे से तात्पर्य होता है कि क्या नमकीन में लेना पसंद करेंगे, क्योंकि चाय के साथ कोई गुड़ तो खाता नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो क्या शब्द है इसमें किसी वस्तु का भाव निकल रहा है, वो वस्तु जो है वो सामने वाले की पसंद की होनी चाहिए। तो ये भी है यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है। तुम किसे, यहाँ देखिए, तुम किससे लिखोगे, मतलब पेन से लिखोगे, पेंसिल से लिखोगे, या किस चीज़ से लिखोगे, मार्कर से लिखोगे, या जो डिजिटल पेन है उसका यूज करोगे। तो ये जो किससे शब्द है ये किसी लिखने वाले ऑब्जेक्ट को दर्शाता तो है, उस संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है तो आप पूछ रहे हैं तो प्रश्न हुआ, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन को। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है, संबंध जोड़ने का ये काम करता है। मतलब एक शब्द या एक शब्दांश का दूसरे शब्द के साथ संबंध यहाँ दर्शाता है, मतलब दोनों को जोड़ने के लिए ये फेविकोल का काम करता है। जैसे कि जो, सो, इस तरह के जो शब्द हैं हम इसमें प्रयोग करते हैं, और प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये जोड़ने के लिए काम आ रहे हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ जैसे और वैसे ये जो शब्द हैं ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है जो कि करनी और भरनी को आपस में जोड़ रहे हैं। वैसे ही जिसे देखो वही अधिक व्यस्त है, जिसे देखो वही अत्याधिक व्यस्त है। बोलते हैं हम लोग कि किसी के पास फुर्सत कहाँ है, तो जिसे देखो वही बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो यहाँ पर जो वही शब्द है वो क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। नहीं तो जिसे देखो ये अलग शब्दांश हो जाएगा, मतलब वाक्यांश हो जाएगा, और अत्यधिक व्यस्त है ये अलग हो जाएगा। ये वही जो संबोधन है ये सर्वनाम है, और ये कैसा है, संबंधवाचक है, संबंध दर्शा रहा है। अब यहाँ ये भी कहा गया कि कुछ व्याकरण मतलब व्याकरण को जानने वाले जो ज्ञाता होते हैं, मतलब व्याकरणाचार्य होते हैं,
वो जो जैसा जिसे आदि जो शब्द होते हैं उनको भी संबंधवाचक में जोड़ते हैं और उसके साथ कहते हैं कि सो वैसा उसे, इस तरह के जो शब्द हैं वो सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन इतना बारीक विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है कि आप संबंधवाचक भी पढ़ें और सहसंबंधवाचक भी पढ़ें, इतना गहराई में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि संबंधवाचक सर्वनाम दिखता कैसा है, पहचानने का क्या तरीका है, उतना पर्याप्त। इसके बाद आप रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को यानी निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसको देखेंगे, जो कि छठवां और अंतिम प्रकार है। ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व जाहिर करने के लिए किया जाता है। निजवाचक यानी अपनेपन का भाव भी उसमें कहीं ना कहीं होता है। और कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को असल में पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक स्वरूप मानते हैं, जो कि वास्तव में सत्य भी है, और कुछ इसको अलग भी मानते हैं। तो अलग हमने कर दिया है, जो कि 6 प्रकार के रूप में हमें पढ़ना ही है, तो इसको हम पुरुषवाचक नहीं कह सकते। और इसमें आप देखें, आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, इस तरह के भाव आते हैं। आपने पुरुषवाचक में भी इनके दर्शन किए थे, मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष वाले में, तो वही चीज़ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा निजता का भाव दिखाई देता है, जैसे कि मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ऐसे आप बोलते हैं ना। तो अपने आप, ये जो शब्द है ये क्या है? निजवाचक है, यानी आप खुद से वो काम करने वाले हैं, मतलब निज प्रयास से आप कार्यालय ढूंढने वाले हैं। तो ये आपने देखा, उसने खुद ही परेशानी मोल ली है, या स्वयं ही मुसीबत मोल ली है, या स्वतः ही वो परेशानी के गर्त में जा गिरा है, ऐसे आप बोलते हैं। मतलब अपनी मुसीबतों का वो जिम्मेदार खुद है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ जो खुद, स्वयं और स्वतः है, ये असल में निजवाचक सर्वनाम है, जो कि यहाँ निजता का भाव, उसके व्यक्तिगत चीज़ का भाव दर्शाता है। आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, मेरे कहने पर क्या जाना, आप स्वयं चलकर देख लें, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह की बात है। अब इसमें आप स्वयं जो शब्द है वो क्या है? निजता का भाव व्यक्त कर रहा है, और चूंकि ये संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो रहा है तो इसलिए इसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें यह भी बताया गया कि इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य, जितने भी आपने 3 ठे वाक्य यहाँ देखे हैं, इनमें प्रयुक्त अपने आप, स्वयं, खुद, इस तरह के जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनामों के प्रयोग को दर्शाते हैं। और तीनों पुरुषों में इनका इस्तेमाल भी होता है। आप देखते ही हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में इनका प्रयोग हो रहा है। माफ कीजिए, अन्य पुरुष में इसका प्रयोग हो रहा है। उत्तम और प्रथम में कोई खास अंतर नहीं। अब आप जो सर्वनाम है ये पुरुषवाचक भी होता है, निजवाचक भी होता है। मतलब आप जो शब्द है असल में वो क्या है? सर्वनाम है, पहली बात है। आप जो है वो संज्ञा के स्थान पे ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो सर्वनाम है। और शुरुआत में हमने देखा था कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम था, व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा था। और निजवाचक भी हो सकता है, जैसे कि तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग। अब यहाँ कहा गया कि आप बहुत मेहनती हैं, तो ये पुरुषवाचक है। और निजवाचक में भी आप कहेंगे कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, या मैं आप खा लूँगा, मैं आप अपनी चीज़ों को कर सकता हूँ। आपका मतलब खुद से कर सकता हूँ। तो वहाँ शाब्दिक अर्थ बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका शाब्दिक अर्थ वही व्यक्तिवाचक वाला ही रहेगा, नहीं। यहाँ पर यह है कि इसका शाब्दिक अर्थ बदल गया। ये स्वयं से भाव है यहाँ पे, स्वयं या जो खुद का भाव होता है, निजता का भाव होता है, ये कहना सही रहेगा। तो वो वाला भाव इस आप से निकल रहा है। तो आप शब्द दोनों स्थानों पर इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन शब्द का अर्थ यहाँ अलग अलग लगाया गया है। तो पहले अर्थ में ये पुरुषवाचक होता है और दूसरे अर्थ में ये निजवाचक हो जाता है। तो ये बारीक अंतर है, जिसको कि आप ध्यान दें। वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही इन दोनों में बारीक अंतर किया जा सकता है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। अब सर्वनामों में भी पुनरुक्ति होती है। जैसे संज्ञाओं में पुनरुक्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ना, संज्ञा को एक ही वाक्य में हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। लक्ष्मीबाई वाला एग्जाम्पल देखा था, उसके स्थान पे हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सर्वनाम में भी जब पुनरुक्ति होने लगती है तब क्या किया जाए? तो इसमें देखिए क्या होता है। इसमें पुनरुक्ति वैसी संज्ञा वाली नहीं होती है जो कि भद्दी लगे। इसमें पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में आने पर संयुक्त रूप में इनका अर्थ निकाला जाता है। आवृत्ति और अनेकता यहाँ व्यक्त होती है। जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ। अब जो यहाँ जो शब्द है, मतलब ये जो शब्द है ये असल में क्या है? सर्वनाम है। और आपने 2 बार इसका इस्तेमाल किया कि जो आता जाए उसे वैसे वैसे बिठाते जाओ। वैसे जो शब्द है वो भी सर्वनाम, लेकिन आपने 2 बार इस्तेमाल किया। तो ये है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपने पढ़ा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिपीट हो रहा है इसमें। सर्वनाम जो है वो एक ही सर्वनाम है, 2 जगह लिखा गया। कोई ऐसा अच्छा आदमी मिल जाता है, कोई वस्तु बड़ी अच्छी होती है, ऐसे बोलते हैं। तो कोई 2 बार आपने क्या किया? यहाँ सर्वनाम का इस्तेमाल किया। कुछ होता है फिल्म का नाम, तो अब ये कुछ जो है ये 2 बार सर्वनाम ही इस्तेमाल हुआ। अपना भाग्य, अपनी किस्मत, अपने कर्म, ऐसे कहते हैं। तो ये अपने या अपना जो है ये भी सर्वनाम है, 2 बार इस्तेमाल हुआ। तो ये पुनरुक्ति तो हो रही है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पुनरुक्ति हो रही है, बिल्कुल संज्ञा वाली ही कंडीशन है, लेकिन ये भद्दा नहीं लग रहा है। इसको हम वाक्य में यथावत इस्तेमाल करते हैं और देखने में अच्छा लगता है। तो संज्ञा की पुनरुक्ति अगर बार बार होती है वाक्य में तो वो भद्दी हो जाती है, इसीलिए आवश्यकता पड़ती है सर्वनामों की। लेकिन सर्वनाम में भी पुनरुक्ति होती है, पर वो अच्छी लगती है, मतलब वो वाक्य की रोचकता को बढ़ा देती है, तो उसे हम इस्तेमाल करते हैं। सर्वनामों के कुछ संयुक्त रूप भी आते हैं, जैसे अब यहाँ देखिए, दिल्ली के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो कोई ना कोई तो मिल जाएगी। आप यहाँ निश्चित स्थिति में है,
अनिश्चय आपको नहीं है। अनिश्चय इस बात का है कि गाड़ी कौन सी मिलेगी, मतलब कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर आप जा रहे हैं या फिर कोई 4 व्हीलर से आप जाएंगे, वो आपके मतलब उस समय की उपलब्धता पे निर्भर है। तो आप इस मामले में निश्चित नहीं है कि गाड़ी कौन सी होगी, लेकिन आपको ये तय है कि वो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई शब्द जो है वो सर्वनाम है, बीच में जोड़ने वाला संबोधन है ना, तो ठीक है, दोनों को आपने जोड़ा यानी सर्वनाम एक ही है। कोई शब्द जो है वो सर्वनाम है इसमें, और उसको हमने 2 बार इस्तेमाल किया, तो ये संयुक्त रूप कहलाता है। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, ठीक, ये सब क्या है, और कुछ ना कुछ, इसके अलावा कहीं कोई ऐसा होगा, ऐसे बोल देते हैं। तो कहीं और कोई दोनों ही सर्वनाम है, इनका आपस में युग्म बना के यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसे बोलते हैं। तो जो और कुछ, ये दोनों ही सर्वनाम है। अब यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो और कुछ 2 भिन्न सर्वनाम है। तो इस तरह से संयुक्त रूप इनका दिखाई देता है। तो संयुक्त रूप जो सर्वनामों का होता है उसमें दोनों सर्वनाम समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे कोई ना कोई में दोनों ही समान थे, और जो कुछ में जो एक अलग सर्वनाम है और कुछ एक अलग सर्वनाम। तो इस तरह का हो सकता है। कुल मिलाकर संयुक्त रूप से भी हम इन्हें वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वनामों का क्रम समाप्त किया है। अगले वाले लेक्चर में हम वाच्य यानी जो वायस होता है उसको देखेंगे, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।